गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? चलो बढ़िया है। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आइए आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट अपना ड्राइंग, और लेक्चर नंबर है 76। इस लेक्चर में आज चर्चा होगी हमारी कला और प्रकृति की। कला और प्रकृति को, कला को कहते हैं आर्ट, प्रकृति को बोलते हैं नेचर। तो आर्ट एंड नेचर के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कला का संबंध क्या है प्रकृति से, अर्थात कला और प्रकृति में क्या संबंध है, एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़ी हुई है ये, और इसे पढ़ना क्यों आवश्यक है, इन सब के बारे में चर्चा होगी। देखो, कला और प्रकृति का जो संबंध है वो आज से नहीं माना जाता, वरन ये आदिम अवस्था से ही मानव अपनी कला की जो सर्जना है और जो रचना है उसमें प्रकृति के दर्शन को सफल पाता है। अर्थात पहले से ही परंपराओं के अनुसार कला और प्रकृति में संबंध रहा है। मानव सदैव यानी मानव हमेशा से ही प्रकृति का प्रेमी रहा है। मानव हमेशा से ही प्रकृति का क्या रहा है? प्रेमी रहा है। वह प्रकृति का पूजक भी है, प्रकृति का पूजक भी है, अर्थात प्रकृति की वो पूजा भी करता है। आदिम मानव कौन से हैं? वो मानव जो गुफाओं में रहते थे, और आपने पढ़ा होगा जैसे नवपाषाण काल, पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल के बारे में पढ़ा होगा। तो पाषाण काल, उस समय आदि मानव जंगल में रहा करता था, और आग का आविष्कार भी मध्य पाषाण काल में हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था। उसके बाद में उसने आग जलाना सीखा था, तो दो पत्थरों को रगड़ के चिंगारी निकली, चिंगारी और घास में आग लगी, तो इस कारण से आग का आविष्कार सीख लिया। आग के आविष्कार से ही उसने क्या किया, जो जंगली जानवर थे उनसे बचाव के लिए भी कार्य सीख लिया। अर्थात वो गुफाओं में आग जलाकर रहने लगा, और आग को देखकर जंगली जानवर दूर दूर भागने लगे। और जब वो पशुओं को मारकर उनका शिकार करके वो लेके आते और उसे खाते थे। पहले आदि मानव कच्चा मांस खाता था, बाद में आग के आविष्कार होने के बाद उन्होंने क्या किया, मांस को पकाकर खाना प्रारंभ कर दिया। इस कारण से धीरे धीरे प्रकृति में परिवर्तन आते रहे हैं, और आज हम इस समय इस सिचुएशन पर जाकर पहुँचे हैं। इतने परिवर्तन हो गए हैं मानव में और प्रकृति में भी, और लेकिन मानव और प्रकृति में गहरे संबंध है। तो आदि मानव ने प्रकृति गोद में रहते हुए, यानी प्रकृति की गोद में रहते हुए प्रकृति के विविध रूपों को बहुत निकटता से देखा है। उसने भयंकर रूप भी देखे हैं, जैसे कि आंधी, तूफान, पानी, आग, यानी बरसात के रूप में भयंकर बाढ़ आती है, उसको देखा उसने। आग को देखा है, जंगलों में आग लग जाती है तो किस प्रकार से गांव के गांव खाली हो जाते हैं। भयंकर आंधी आती है, तूफान आते हैं, मूसलाधार बारिश आती है, और उसके सुंदर रूप भी देखे उसने प्रकृति के, जैसे कि पहाड़ देखे हैं, नदियाँ देखी हैं, झरना देखा है, तालाब देखा है, हरी भरी घाटियाँ देखी है, फूलों के बगीचे देखे हैं। इसके अलावा और भी हरे भरे स्थानों पर जैसे मानव घूमने जाते हैं तो एक अच्छी प्रकृति को भी वो देखते हैं। बहते हुए झरनों को भी देखते हैं, तो हर इंसान का बहते हुए झरना उसको कितना सुंदर लगेगा, उसका मन करेगा कि झरने के पास जाएं एक बार। अगर मौसम गर्मियों का है तो नहाने धोने का मन करता है, सर्दियों का है तो एक बार फोटो तो बनती है, मतलब एक सेल्फी तो हो ही जाए झरने पर जाकर। कभी मूवी में ऐसे झरना दिखता है तो अपन भी आनंदित हो जाते हैं, यानी खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार से संभवतया उसी से प्रेरणा ग्रहण करके मानव ने कला रचना सीखी होगी। किससे? प्रकृति से।
प्रेरणा पाकर मनुष्य ने कला की रचना करना भी सीखा होगा। सर्वप्रथम मानव ने गुफाओं की दीवारों पर, उनकी चट्टानों पर आदि स्थानों पर प्रकृति से जुड़े हुए यानी प्रकृति निर्मित पृष्ठभूमि पर प्रकृति प्रदत्त तूलिकाओं के द्वारा अर्थात पेड़ों की जो टहनियाँ होती थी उन टहनियों से ब्रश बनाकर और पत्थर के औजारों के माध्यम से चित्र बनाना प्रारंभ किया होगा और उसमें प्राकृतिक रंगों को ही भरा होगा। प्राकृतिक रंग कौन से होते हैं, जैसे कि पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को रगड़कर उसमें हरा कलर भर दिया होगा। कोई भी लाल कलर का फूल हो तो लाल कलर के स्थान पर उस फूल को रगड़कर उस पर लाल कलर प्रभावित कर दिया होगा और काले रंग की जगह कोयले को और लाल रंग की जगह गेरू को काम में लिया होगा। उसने शिकार के दृश्यों को, जंगली जानवरों जिनमें सुअर, भैंसा, बारहसिंगा, हरिण आदि को भी चित्रित किया होगा। इसके साथ ही जो प्राकृतिक प्रकोपों से बचने के लिए, जो प्राकृतिक प्रकोप यानी भारी जो डर होता था, उस डर से बचने के लिए उसने पशुओं की बलि, धार्मिक कर्मकांड, हवन और यज्ञ आदि किए होंगे। अभी भी हम देखते हैं देव देवताओं के यानी कि बकरे को बलि के लिए चढ़ाया जाता है। कुछ इष्ट देव तो इतने खतरनाक होते हैं कि पशुओं की भी बलि देनी पड़ती है। तो पशुओं की बलि, धार्मिक कर्मकांड और हवन व यज्ञ आदि ये सब क्यों किए जाते थे? क्योंकि प्राकृतिक प्रकोपों से बचने के लिए। जैसे मान लो अभी बारिश नहीं आए, बारिश के दिनों में बारिश नहीं आए काफ़ी दिन से, तो लोग बाग अपने जो बारिश का देवता उसकी पूजा करते हैं और होता क्या है कि लगभग उस दिन या दूसरे दिन तक बारिश आ जाती है। लोग खुश रहते हैं कि हमारी पूजा करने से ये बारिश आई है। अपनी कला में उसने कुछ नवीन प्रतीक चिन्हों और अनुभवों को भी जोड़ा है। जैसे स्वस्तिक चिन्ह, ओम बना दिया। ये क्या है? स्वस्तिक चिन्ह है। क्या है? स्वस्तिक जो चारों दिशाओं की तरफ इस तरह से बना हुआ होता है। आपने देखा होगा शुभ काम में अपने घर के दीवार पर बनाते हैं, दरवाजे पर। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसका मतलब होता है चारों दिशाओं की तरफ, चारों दिशाओं की तरफ कोई भी समस्या न आए, इसलिए ध्यान रखने के लिए और इसे शुभ मानते हुए इसे बनाया जाता है। इसके अलावा जैसे स्वस्तिक चिन्ह, कौन सा? स्वस्तिक चिन्ह कौन सा है? ओम। ये कौन सा चिन्ह है? स्वस्तिक चिन्ह। उसके अलावा और भी जैसे कि घरों पर क्या बनाते हैं, इस तरीके से कलश का निर्माण कर देते हैं। तो ये भी शुभ माना जाता है। कैसे माना जाता है? शुभ माना जाता है। देखा होगा ना, इस प्रकार से लड़की की शादी में भी बना देते हैं, जिनको चौरी बोलते हैं। बेल बूटे बना देते हैं, ओम बना देते हैं और भी प्रतीक चिन्ह के रूप में देव देवताओं की मूर्त को भी वो बना देते हैं। इसके साथ ही प्रकृति में कुछ वृक्षों को भी पूजते हैं, जैसे कि पीपल का पेड़। पीपल को लोग काटते नहीं हैं। जब पीपल का पेड़ सूख जाता है तब उसको वहाँ से उखाड़कर उसकी जगह दूसरा पीपल का पेड़ लगा देंगे। और यदि पीपल के पेड़ को बेचते हैं, बेच दिया, मान लो 5,000 रुपये में बेच दिया उसको, तो उन पैसे का क्या करते हैं? वो धर्म करते हैं, कन्या जिमाते हैं। क्योंकि पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, इनमें तुलसी, केले, इनमें क्या होते हैं? इन पेड़ों में देव देवता निवास करते हैं वर्तमान में भी। तो पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, तुलसी का पौधा, इसके अलावा केले का आदि की पूजा
करना शुरू किया और अपने चित्रों में इन्हें भी स्थान दिया। चित्रकारों ने अपने चित्रों में इन सभी को बनाया। पशुओं में भी जैसे हाथी, घोड़े, गाय, बैल, इन सब की क्या होती है, पूजा होती है। इसी प्रकार आपने अजंता की गुफाओं के बारे में पढ़ा होगा। अजंता में भारतीय मांगलिक पशु जिसमें हाथी व भारतीय पुष्पों में कमल, भारतीय पुष्पों में कमल यानी कमल का फूल जो भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्हों के रूप में इसे यूज किया जाता था, बनाया जाता था। इसके अलावा हाथी को भी भगवान बुद्ध के रूप में यूज किया, जिसमें सफेद हाथी कई बार भगवान बोधिसत्व यानी कि भगवान बुद्ध जिनकी जन्म जन्मांतरों की कहानी अजंता की गुफाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा कक्षा 12th में। तो ये सब इन्होंने अलग अलग रूप लिए। सफेद हाथी के रूप में पढ़ा होगा 6 दंत जातक कथा। तो ये क्या था, उसमें एक राजा था, उसके 2 रानियां थी। वो राजा एक रानी से अधिक प्यार करता था, दूसरी से कम करता था। एक दिन वो जंगल में गए, दोनों रानियां साथ थी। तो एक रानी के ऊपर राजा ने पेड़ से फूल बरसाए और दूसरी रानी के ऊपर सूखी टहनियाँ और चींटियाँ गिराई। वो रानी क्या हुआ, गुस्सा हो गई। गुस्सा होकर उसने राजा को श्राप दिया कि अगले जन्म में मैं तुमसे बदला लूँगी। तो वो रानी की मृत्यु हो जाती है। वो कांसी राज यानी कि बनारस का राजा है, उसकी पत्नी बनती है नेक्स्ट जन्म में। और उसको ये बात याद रहती है उस राजा से बदला लेने की। तो उसने क्या कहा, उस रानी ने कहा कि उस जगह पर जाओ और वहाँ एक हाथी है, उस हाथी का दांत निकाल के लेकर आओ, तभी मैं जीवित रहूँगी, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। तो वहाँ पे जो बहेलिया थे, वो यानी गाड़ी चलाने वाले, ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी, बहेलिया, वहाँ जाकर उस हाथी का क्या निकलवाते हैं, दांत लेकर आते हैं। और उस दांत को वह रानी देखती है और मूर्छित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 6 दंत जातक कथा का वर्णन किया गया था अजंता की गुफाओं में। अजंता की गुफा संख्या 10 में। इस प्रकार से अजंता में भारतीय मांगलिक पशु पक्षियों, जिसमें पशुओं में हाथी को व भारतीय पुष्पों में कमल को अत्यंत श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। बुद्ध की जातक कथाओं में, किसकी जातक कथाओं में, बुद्ध की जातक कथाओं में पशुओं की संवेदनाएं एवं मानव के सदृश ही प्रस्तुत की गई हैं, अर्थात इन्हें अच्छी प्रकार से चित्रित किए गए हैं। इसके साथ ही मुगल काल में भी, इसमें मुगल काल में भी भारतीय पशु पक्षियों को बनाया गया है। इसके साथ ही पेड़ पौधों एवं भारतीय प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण के साथ साथ फारसी दृश्य चित्रण भी हुआ है। फारसी दृश्य चित्रण भी हुआ है, किसमें, मुगल काल में। राजस्थानी शैली के चित्रों में भी रची गई जो प्रकृति के चित्रों के विषय हैं और उनके अधिक प्राणवान बनाने के अनुसार उन्हें चित्रित किए गए हैं। इसके साथ ही भारतीय कला में पशुओं में हाथी और वृषभ, हरिण, पक्षियों में मोर, सुग, सारिका सदैव से ही प्रेरणादायी रहे हैं। तो भारतीय कला में पशुओं में कौन कौन से, भारतीय कला में पशुओं में हाथी, पशुओं में किसको लिया गया है, हाथी को लिया गया है, वृषभ को लिया गया है, हरिण को लिया गया है। देखो एक तो होता है हिरण और एक होता है हरिण। तो कौन सा सही है बताओ, हिरण और हरिण। शुद्ध तो हरिण है लेकिन अपन गलत बोलते हैं हिरण। हिरण नहीं होता, वो हरिण होता है। क्या होता है, हरिण। वृषभ, हरिण आदि को क्या किया है, चित्रित किया गया है। इसके साथ ही पक्षियों में किसको लिया गया है, पक्षियों में
पक्षियों में किसका चित्रण हुआ है? पक्षियों में हुआ है मोर का हुआ है। मोर के साथ में सुक यानी होता है तोता पक्षी का भी हुआ है। और उसके अलावा सारिका, किसका? सारिका का भी चित्रण हुआ है। दोबारा सुनेंगे, भारतीय कला में पशुओं का भी चित्रांकन हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा हाथी, वर्षक का मतलब होता है बैल, वर्षक और हरिण, जिसको अपन हिरण बोलते हैं, इन पशुओं का चित्रांकन हुआ है। और पक्षियों में हुआ मोर, मयूर, सुक यानी तोता और सारिका, इस प्रकार के पक्षियों का चित्रांकन हुआ है, जो सहदेव भी प्रेरणादायी स्रोत रहे हैं। सहदेव प्रेरणादायी क्या रहे हैं? स्रोत। इस प्रकार भारतीय कला में प्रकृति और कला यानी प्रकृति और कला सहदेव ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं। एक दूसरे के क्या रहे हैं? पूरक के रूप में कार्य करते हैं और कार्य करते रहेंगे। इस प्रकार भारतीय कला सहदेव से ही प्रकृति अनुप्राणित रही है। कैसी रही है? इस प्रकार भारतीय कला सहदेव प्रकृति की अनुप्राणित रही है। कैसे रही? अनुप्राणित। सहदेव अनुप्राणित रही है। भारतीय दर्शन में भी प्रकृति की महानता, किसकी? प्रकृति की महानता। भारतीय दर्शन में भी प्रकृति की महानता और उसकी विशालता को महानता और उसकी विशालता, उसकी महानता और उसकी विशालता को भ्रम का स्वरूप माना जाता है। उसकी विशालता को क्या माना जाता है? भ्रम का स्वरूप माना जाता है। भ्रम का स्वरूप माना जाता है। दोबारा सुनो एक बार। भारतीय दर्शन में भी प्रकृति की महानता और उसकी विशालता को भ्रम का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि चित्रकला की रचना सर्वप्रथम ब्रह्मा ने की थी। सर्वप्रथम किसने की थी? ब्रह्मा ने। कहा जाता है कि चित्रकला की रचना सर्वप्रथम किसने की थी? ब्रह्मा ने की थी। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने की थी, ऐसा माना जाता है। उन्होंने, किसने? ब्रह्मा जी ने। उन्होंने एक राजा के पुत्र की मृत्यु होने पर उसके पुत्र का चित्र बनाकर उसे प्राणदान दिया था। उन्होंने एक राजा के पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पुत्र का चित्र बनाया। चित्र बनाकर कमंडल में से पानी लिया और उसमें छींटे दिए और उसको क्या कर दिया? उसे जिंदा कर दिया। अतः भारतीय दृष्टिकोण में प्रकृति की रचना ईश्वर ने ही की है। अतः भारतीय दृष्टिकोण में
प्रकृति की रचना किसने की है? ईश्वर ने की है, ऐसा माना जाता है। संगीतकारों ने संगीत की ध्वनियाँ किससे सीखी है? प्रकृति से ही ग्रहण की है। दोबारा सुनेंगे, संगीतकारों ने भी संगीत की जो ध्वनियाँ हैं वो प्रकृति से ही सीखी है। प्रकृति का प्रयोग शुद्ध प्रकृति चित्रण के रूप में भी हुआ है। जो प्रकृति का जो प्रयोग है वो शुद्ध प्रकृति चित्रण के लिए भी हुआ है, उसके रूप में हुआ है। इसका चित्रण काव्य में किसने किया था? वाल्मीकि जी ने प्रारंभ किया था। दोबारा सुनेंगे, प्रकृति का प्रयोग शुद्ध चित्रण, शुद्ध प्रकृति चित्रण के रूप में भी हुआ है और इसका चित्रण कार्य काव्य में वाल्मीकि ने किया था। किसने? वाल्मीकि ने। किसने किया था? वाल्मीकि ने किया था। प्रकृति का जो अन्य प्रयोग है, प्रकृति का अन्य प्रयोग पृष्ठभूमि के रूप में भी हुआ है। प्रकृति का अन्य प्रयोग पृष्ठभूमि के रूप में भी हुआ है। प्रकृति का अन्य प्रयोग किसके रूप में हुआ है? पृष्ठभूमि के रूप में हुआ है। चित्रकला में प्रकृति चित्रण का प्रयोग, चित्रकला में प्रकृति चित्रण का प्रयोग चित्रकला में प्रकृति चित्रण का जो प्रयोग किया गया है वो लैंडस्केप पेंटिंग के रूप में यूरोप में सर्वप्रथम प्रभाववाद के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था। कौन से वाद के अंदर? प्रभाववाद। प्रभाववाद के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था। अंतर्गत किसके अंतर्गत? कौन सा वाद था? वो था प्रभाववाद। यूरोपीय देशों में। कहां पर? यूरोपीय देशों में। यूरोपीय देशों में प्रभाववाद के अंतर्गत किया गया था। दोबारा सुनेंगे पूरी लाइन को। प्रकृति का अन्य प्रयोग पृष्ठभूमि के रूप में भी हुआ है। प्रकृति का अन्य प्रयोग किसके रूप में हुआ है? पृष्ठभूमि के रूप में भी हुआ है। चित्रकला में प्रकृति चित्रण का प्रयोग किसके रूप में? लैंडस्केप पेंटिंग के रूप में। लैंडस्केप पेंटिंग का मतलब होता है भूदृश्य। भू का मतलब होता है जमीन। जमीन के ऊपर जो दृश्य है, पेड़ पौधे, पहाड़ और भी अनेक प्रकार के दृश्यों को किसमें लिया? लैंडस्केप के रूप में स्वीकार किया है, लैंडस्केप कहा गया है। इसके रूप में यूरोप के कहाँ के विदेशी चित्रों के बारे में बात है। यूरोप के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रभाववाद यानी कि इस प्रभाववाद का जन्म हुआ और इसके अंतर्गत यूरोपीय देशों में अनेक प्रकार के चित्रों का निर्माण किया जिसमें छाया और प्रकाश को दर्शाया गया है। यूरोप के देशों में जो छाया प्रकाश के माध्यम से कौन से वाद का प्रभाव? प्रभाववाद का। प्रभाववाद। आगे जाके इस प्रभाववाद के भी और वाद बन गए थे। नव प्रभाववाद,
और दूसरा था उत्तर प्रभावात। उत्तर प्रभावात। फिर उसके बाद में और घनवाद, दादावाद, संरचनावाद, लचीलवाद, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, रोमांसवाद, और भी अनेक प्रकार के वादों का निर्माण हुआ, जिसमें छाया और प्रकाश का विशेष ध्यान रखा। सूर्य के प्रकाश को और अंधेरे के अंधेरे में जो होता है ना अंधकार, उसको आदि को मुख्य रूप से चित्रित किया है। और इन देशों के जो कलाकार थे, यूरोपीय देशों के, उन्होंने क्या किया, कमरे में बैठ के कार्य नहीं किया, बाकी इन्होंने फ्री माइंड से अपनी प्रकृति स्टडी को किया। कलाकार ने प्रकृति को जैसा देखा वैसा न करके, मतलब जैसा देखा वैसा नए बना करके उसे अपनी भावनाओं पर आधारित किया, उसे अपनी भावनाओं पर आधारित किया, अपनी भावनाओं के अनुसार उसे बनाया। प्रकृति के अनेक रूपों का चित्रांकन भी किया। इस प्रकार कला और प्रकृति का अटूट संबंध है। इस प्रकार कला और प्रकृति का अटूट संबंध है, क्योंकि कला की जो प्रकृति है, उस प्रकृति की सुंदरता को व्यक्त करने का एकमात्र माध्यम था। प्रकृति के कण कण से हमें प्रेरणा मिलती है। प्रकृति में जो कुछ भी है उन सब से आज हमें प्रेरणा मिलती है, अर्थात प्रकृति के कण कण से हमें प्रेरणा मिलती है और हमारी कला को एक साकार रूप मिलता है। हमारी कला को क्या मिलता है, एक साकार रूप प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कला और प्रकृति में आपसी संबंध है, अर्थात आर्ट एंड नेचर में एक तालमेल है, क्योंकि प्रकृति के बिना कला भी अधूरी है। प्रकृति के बिना कला अधूरी है और प्रकृति को सही सलामत दिखाने के लिए उसमें कला भी जरूरी है। ये तराजू के दो पलड़े हैं, अर्थात एक पलड़ा भारी हो जाए और एक कम तो भी दिक्कत हो सकती है। इस कारण से कला में श्रेष्ठ विविधताएं, यानी कि कला में अनेक प्रकार के चित्रकारियों में प्रकृति का ही सहारा लिया जाता है, क्योंकि प्रकृति में विद्यमान जो भी सब्जेक्ट या विषय हैं वो सब कला के माध्यम से बना सकते हैं। चित्रकार के मन में जो भाव आते हैं वो प्रकृति में रहकर ही आते हैं, यानी कि इंसान किससे जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। तो जमीन पर जो चीज़ भी वो देखता है, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें मान लो, इसके अलावा कपड़े मान लो, यातायात के साधन मान लो, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं मान लो, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, कहाँ से पूर्ति होती है इनकी, ये सब चीज़ों की पूर्ति हमें प्रकृति से ही होती है। आज प्रकृति इंसान को सब कुछ देती है और फिर भी इंसान प्रकृति के लिए कभी कभी गलत सोच लेता है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, ये प्रकृति में आते हैं, लोग बाग कुछ पैसों के लालच में आकर उन पेड़ों को क्या करवा देते हैं, कटवा देते हैं, उन्हें बेच देते हैं। इसके अलावा दूसरे के खेत में लगे हुए पेड़ को रात में जाकर उखाड़ लेते हैं। इस प्रकार ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि
प्रकृति तो हम सब लोगों के लिए फायदेमंद है। तो ये था आपके कला और प्रकृति का चैप्टर, जो आज यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कला और समाज। कला और प्रकृति के बारे में पढ़ लिया अपन ने। इसके अलावा कला और समाज, कला और समाज में क्या संबंध है, यानी आर्ट एंड सोसाइटी। आर्ट एंड सोसाइटी में आपसी क्या मेल जोल तालमेल है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय हो।